हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी मेंटर, और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन योर फेवरेट द्रोना बैच। तो बेटा इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन की थी, बेसिकली पूरे चैप्टर का एक बेस बता दिया था कि कैसे करना है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहां मैंने आपको बहुत सारे टूल्स बताए, लाइक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने करना है, पॉलीमरेज एंजाइम करना है, वेक्टर करना है, कॉम्पिटेंट होस्ट करना है, डीएनए लाइगेज करना है। ठीक है, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में इन सब में से टूल्स में से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत अच्छे से कर लिया था। डीएनए लाइगेज भी मैंने आपको बता ही दिया कि उसका काम क्या होता है। साथ में हमने की थी हाउ वी सेपरेट एंड आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमने एक टेक्निक का नाम किया था एल्यूशन। मतलब कि जो हमारे सेपरेटेड डीएनए बैंड है विद एगेरोस जेल में से उसको कट आउट करेंगे, देन उस एगेरोस जेल से उसको वहां से सेपरेट कर देंगे। दैट प्रोसीजर इज नोन एज द एल्यूशन। आई होप सबको क्लियर थी इतनी बात। चलिए ठीक है, फिर इसी रिलेटेड हमने आपको दिया था काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे एज योर होमवर्क। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका होमवर्क देखते हैं बेटा, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अगर हम अपना होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं तो उसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, Following statements describe the characteristics of the enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी है regarding the enzyme restriction endonuclease, और यहाँ से हमें बतानी है कि incorrect कौन सी है। तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, the enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. बिल्कुल ठीक है। The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA. Identified position जिसको हम क्या कहते हैं, recognition site कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड वन इज the enzyme binds to DNA at specific site and cuts only one of the 2 strand. जबकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो एंजाइम है वो दोनों ही स्ट्रैंड्स को एट द सेम बेस सीक्वेंस पे जो है वो कट करेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी बेटा। नेक्स्ट, द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड्स। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, थर्ड, दैट इज थर्ड ही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो बने हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उनको हम आइसोलेट और सेपरेट कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है बेटा, फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दैट कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। कौन सा था आपका, हिंट 2 मीन्स ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट वन, the specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI1. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको याद है, जिसको आगे से पीछे से कहीं से भी पढ़ो सेम ही पढ़ा जाएगा। और आपकी EcoRI1 के लिए जो हमने 6 बेस पेयर सीक्वेंस की थी वो कौन सी थी बेटा, GAATTC, और नीचे से इसको उल्टा पढ़ोगे फिर भी GAATTC। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, in gel electrophoresis separated DNA fragments they can be visualized with the help of, कैसे उसको हम देख सकते हैं, पहले उसे हमें स्टेन करना है विद इथीडियम ब्रोमाइड, देन उसको रेडिएट करना है विद द यूवी रेडिएशन। सो इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। सो ऑप्शन नंबर 1। A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cuts at specific position within the DNA is, उस specific recognition sequence को या उस साइट को हम क्या कहते हैं बेटा, palindromic nucleotide sequence। That is option number 1। Next, DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation they appear as, कैसे appear होते बेटा, bright orange कलर के बैंड। सो bright orange band means ऑप्शन नंबर 4। सो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप सबको अच्छे से आ गए होंगे और सबने कर भी लिए होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, जिसके अंदर हम प्लाज्मिड
पूरा एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज PBr 322। इस प्लाज्मिड को हम पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे हम क्या होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहती है वो पूरा दूर करने की कोशिश करेंगे। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग वेक्टर से। So, our topic for today's discussion is cloning vector, या जिसको आप कहते हो व्हीकल DNA और कैरियर DNA। व्हीकल DNA और कैरियर DNA बेटा समझना है, कंफ्यूज नहीं आना। ये क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है आपका प्लाज्मिड, वो प्लाज्मिड जो आपका मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर किसी बैक्टीरिया के अंदर जाने वाला है, दैट इज योर वेक्टर DNA। यू कैन से व्हीकल DNA और यू कैन से इट एज कैरियर DNA। इतनी बात क्लियर है। अगर हम इसकी अब बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम वेक्टर की डेफिनेशन लिख देते हैं। चलो ठीक है बेटा, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो एक फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल को लेकर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है एंटर करता है, सिंपल। ठीक है, सो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर क्या होगा बेटा, वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल, वेक्टर्स आर द डीएनए molecules which carry the foreign DNA segment या foreign DNA strand, ठीक है, which carry the foreign DNA segment, जिसके पास क्या है, एक foreign DNA segment है and it can replicate inside the host cell and can replicate inside the host cell। याद आ रहा है आपको, वेक्टर हम बेसिकली प्लाज्मिड की बात करें विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, सो इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो बेटा आप, एग्जाम्पल है इसमें आपका बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड, और ये दोनों ही जो हैं बोथ कैन डिवाइड इन होस्ट सेल, दोनों में कैपेबिलिटी है कि होस्ट सेल के अंदर डिवाइड कर दे। प्लाज्मिड तो कह दो मैम, आपने बताया था कि प्लाज्मिड तो है बैक्टीरियोफेज। देखो बेटा, बैक्टीरियोफेज भी अगर आप देखो एक वायरस है जो एक होस्ट सेल के अंदर जाती है और वहां जाके डिवाइड करना शुरू कर देती, यही उसका काम है ना। तो हम उसको अपने तरीके से भी तो यूज कर सकते हैं, हम उसको एक ऐसे तरीके से यूज कर ले कि भाई वो डिजीज कॉज ना कर पाए, बट हमने उसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, वो उसको अंदर लेके जाएगी और डिवाइड करेगी, हमें यही तो चाहिए था। तो हम बैक्टीरियोफेज को भी यूज कर सकते हैं, बस एक शर्त है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो हार्मफुल इफेक्ट था उसको हमने खत्म कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा बेटा, बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड बोथ हैव द एबिलिटी दैट दे कैन डिवाइड और दे कैन रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब यहाँ पे आ गया आपका बैक्टीरियल सेल। अब एक चीज आपकी बुक में अंदर लिखी हुई है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है इट हैज हाई कॉपी नंबर, बैक्टीरियोफेज हैज हाई कॉपी नंबर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हाई कॉपी नंबर का आप सिंपल सी बात समझो, ये कहना चाहते हैं कि जब बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ये अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है, अपने बहुत सारे क्लोन बना सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाई कॉपी नंबर। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर है वो 1 से 2 भी हो सकता है, मतलब बैक्टीरियोफेज के कंपैरेटिव में ऑफ कोर्स कम होता है, 1 से 2 हो सकता है या 15 से 100 हो सकता है, पर
सेल। सो बैक्टीरियोफेज में हमने क्या लिखा, इट हैज हाई कॉपी नंबर, इसका जो कॉपी नंबर है इट हैज हाई कॉपी नंबर, ठीक है। और ऐसे अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, सॉरी बैक्टीरियोफेज लिख दिया, प्लाज्मिड, ठीक है। अगर मैं प्लाज्मिड की बात करती हूं तो प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर है इट कैन बी 1 to 2, हैज कॉपी नंबर ऑफ 1 or 2 और 15 to 100 पर बैक्टीरियल सेल, ठीक है। कॉपी नंबर समझ आ गया बेटा कि वो अपनी कितनी कॉपीज बना सकते हैं, दैट इज द कॉपी नंबर, ठीक है। तो या तो इसका कॉपी नंबर 1 to 2 होगा या फिर 15 to 100 पर बैक्टीरियल सेल होगा। समझ आ गई बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हमें एक बेसिकली ऐसा ही प्लाज्मिड लेना है जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो। एक बात तो यही है, एक ऐसा प्लाज्मिड लो जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो, जो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाने की कैपेबिलिटी रखता हो, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके। सिंपल, कॉपी नंबर हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक सिंपल सा मैंने बता दिया कि वेक्टर क्या होता है। अब वेक्टर तो ऐसे तो बहुत सारे प्लाज्मिड प्रेजेंट हैं, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज हैं, तो हम प्लाज्मिड ही लेके चलेंगे। हम ऐसा कौन सा प्लाज्मिड यूज करें या सिलेक्ट करें, ऐसा उसके अंदर कौन से जो हैं फीचर्स होने चाहिए उस प्लाज्मिड में कि हम उसे ही यूज करें हमारे वेक्टर के तौर पे, ठीक है। सो हम यहाँ पर अब कुछ फीचर्स लिख देते हैं, फीचर्स विच शुड बी प्रेजेंट इन अ प्लाज्मिड टू एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। सो हम यहाँ पे अपना लिख सकते हैं फीचर्स रिक्वायर्ड, features required to facilitate features required to facilitate a cloning vector, ठीक है। to facilitate features required to facilitate क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, इसको लिखो बेटा, फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। मतलब ऐसे कौन से फीचर उस वेक्टर में होने चाहिए कि हम उसे ही यूज करें। तो सबसे पहला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट, ORI, ठीक है। तो पहला फीचर जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दैट इज द ORI, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, ठीक है, ORI। सो यह मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी हम प्लाज्मिड यूज करें उसके पास क्या होना चाहिए, ORI होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेसिकली क्या होती है, इट इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर विच हैज, जहां से रेप्लिकेशन बेसिकली स्टार्ट होती है, इट इज द specific sequence of the base pair from where the replication starts. So origin of replication होता क्या है बेटा, what is ORI? It is the specific sequence of base pairs from where the replication starts. जहां से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ORI एक ऐसी सीक्वेंस होती है बेस पेयर्स की, ठीक है, DNA बेस पेयर की। सो अगर हम किसी भी फॉरेन DNA को इस ORI के साथ लिंक कर देंगे तो वो जैसे जैसे ORI रेप्लिकेट करेगी, ORI डिवाइड करेगी, अपनी कॉपीज बनाएंगी, वैसे वैसे वो फॉरेन DNA भी अपनी कॉपीज बनाता रहेगा। तो हमेशा याद रखना है, जब भी आप ऐसी प्लाज्मिड लो जिसके पास ORI हो, सिंपल सी बात, ऐसी प्लाज्मिड लेने जिसके पास ORI हो, ठीक है। सो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, सो एनी पीस ऑफ DNA लिंक टू दिस सीक्वेंस, एनी पीस ऑफ कोई भी फॉरेन DNA जो हम लेते हैं, बार बार लिखते हैं ना, फॉरेन DNA, एलियन DNA, वो फॉरेन DNA, सो एनी पीस ऑफ DNA लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस ऑफ ORI, दे
can be made to replicate within the cell. So क्या लिख सकते हो? So any piece of DNA, so any piece of DNA linked to the ORI can be made to replicate within the bacterial cell. So any piece of DNA linked to the ORI can be made to replicate within the bacterial cell or any the host cell. एक पॉइंट और ORI पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे जो है अभी हमारा एक PYQ भी आया है, ठीक है. ORI, ठीक है. ORI जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, या इट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर, ठीक है. कॉपी नंबर मैंने बताया था ना कि प्लाज्मिड जो है दिस होस्ट सेल के अंदर जाके अपनी कितनी बार डिवाइड कर सकती है, कितनी अपनी कॉपीज बना सकती है. ये इस चीज को भी कौन कंट्रोल करता है बेटा? ORI ही कंट्रोल करता है. सो ORI ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर, ठीक है. सो ORI क्या, सो ORI के बारे में आप क्या लिख सकते हो? ORI जो है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for controlling the copy number of linked DNA. जो आपने डीएनए को लिंक किया है उसकी कितनी कॉपीज बननी है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ORI कंट्रोल करता है. सॉरी, ORI जो है इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए. सो अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा टारगेट डीएनए मिले, तो हमें एक ऐसा ही प्लाज्मिड सेलेक्ट करना है जिसका ORI का कॉपी नंबर ज़्यादा हो. सो टू रिकवर मोर नंबर ऑफ द टारगेट डीएनए, so to recover more number of target DNA, vector chosen should have वेक्टर जो हम चूज कर रहे हैं इट शुड हैव हाई कॉपी नंबर. समझ आ रही है बेटा बात? देखो हम एक बात करते हैं ना कि एक जैसे एक मान लो ये बैक्टीरियल सेल, ऐसे बता देती हूँ. बैक्टीरियल सेल है, ये उसका खुद का डीएनए था, ठीक है, क्रोमोसोम जिनोम था. ये हमने यहाँ पे एक प्लाज्मिड डाल दिया था जो कि कैसा था? ऑफ कोर्स रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, ठीक है. अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है ऑफ कोर्स इस सेल के अंदर क्या करता है बेटा? अपनी कॉपीज बनाता है, इस टाइप से कॉपीज बनाता है, ठीक है, इस टाइप से कॉपी बनाते हैं. तो ये कॉपी जो है, ये जो कॉपी है, ये जो क्लोनिंग हो रही है, जो कॉपीज बन रही हैं, इस कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करता है? ORI करता है. कौन कंट्रोल करता है? ORI करता है. तो अगर हम एक ऐसा प्लाज्मिड, एक ऐसा वेक्टर चूज कर ले जिसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हो, तो जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट है, हमारा टारगेट प्रोडक्ट यही है कि ये बहुत सारी कॉपीज बन जाए, ठीक है. तो जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स वो बहुत सारा बनेगा. सिंपल सी बात है ना. अगर एक प्लाज्मिड का कॉपी नंबर, ये जो पिंक वाला है ये प्लाज्मिड है जो हमारा वेक्टर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है अभी, ठीक है. ये इसको बनने से पहले हमने एक ऐसा ही वेक्टर चूज किया जिसका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा है, जिसका हमें पता है कि जब हम इसको होस्ट सेल के अंदर डालेंगे तो ये बहुत सारा डिवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है. जब इसको हम होस्ट सेल में डालेंगे तो ये बहुत सारा डिवाइड करना शुरू कर देगा. अब ये यहाँ पे क्या बना रहा है? अपनी कॉपीज बना रहा है, दे आर द कॉपी, ठीक है. तो एक ऐसा प्लाज्मिड ही हमें चूज करना है जिसमें कैपेबिलिटी हो कि वो बहुत सारी कॉपीज बना सके, ताकि जो हमारा टारगेट डीएनए जो हमें चाहिए, टारगेट प्रोडक्ट, वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिल सके. और इस कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करता है? ORI करता है.
इतनी बात क्लियर है? ORI इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज अ स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ DNA जहां से रेप्लिकेशन जो है बेसिकली स्टार्ट होती है। क्लियर है बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आई होप सबको क्लियर होगा, इसमें इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट वन इज द सिलेक्टेबल मार्कर, और कौन सी उसके अंदर होनी चाहिए क्वालिटी, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखो, हमने एक बैक्टीरिया होस्ट सेल जो है उसके अंदर हमने प्लाज्मिड डाल दिया, ठीक है जी, डाल दिया, ठीक है। मान लो कि ये 2 सेल थे, 2 बैक्टीरियल सेल थे, ठीक है। ये हमारे पास है 2 प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली, क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब हमने इसमें भी इसको डालने की कोशिश की बेटा, इसमें भी इसको डालने की कोशिश की, है ना। हमने इसमें ये जो प्लाज्मिड है, जो हमने rDNA बनाया है, ये हम चाहते हैं कि इन बैक्टीरियल डीएनए, मान लो ई कोलाई है, इसके अंदर ये डल जाए, ठीक है। अब आंखों से तो दिखता नहीं है, हमने अपना जो प्रोसीजर था वो कर दिया, और क्या हुआ? ये हुआ मतलब कि ये वाला जो बैक्टीरियल सेल था, इसकी तो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या हो गई? इसकी तो हो गई बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल ये जो प्लाज्मिड है ये आ चुका है। बट इस वाले के अंदर तो नहीं आया, इस वाले के अंदर तो नहीं आया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसके अंदर आया, किसके अंदर नहीं आया? इसके लिए हमें चाहिए होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। सो सिलेक्टेबल मार्कर्स आपको चाहिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ताकि हमें पता चल सके भाई कौन सा बैक्टीरियल सेल जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है, कि किसके पास जो है ये प्लाज्मिड जो rDNA था वो जा चुका है और किसके पास नहीं गया है। इसलिए हम यूज करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। बेस समझ आ गया कि सिलेक्टेबल मार्कर क्यों यूज करें? टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। सो सिलेक्टेबल मार्कर जो है बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं बेटा? इट हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। सो इट हेल्प्स in identifying and eliminating the non transformants. I hope सबको clear है what are transformants and what is non-transformant. So selectable markers, they help in identifying and eliminating the non-transformants and effectively permitting the growth of the transformants and effectively permitting the growth of समझ आई बात? ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर जो हम किस लिए यूज करते हैं? टू आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड, और एक ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए कि अगर ट्रांसफॉर्मेंट हो गया है तो वो उसको अच्छे से डिवाइड करने दे एंड इफेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। समझ आ गई बेटा? इतनी बात समझ आई कि हम सिलेक्टेबल मार्कर बेसिकली यूज ही क्यों कर रहे हैं। आधे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। चलो, जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बता देते हैं। फिर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या बेसिकली? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए, जो एक पीस ऑफ डीएनए है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। इट इज द प्रोसीजर, it is the procedure through which piece of DNA is introduced
इनटू होस्ट बैक्टीरियम। एक होस्ट बैक्टीरिया जो है उसके अंदर हमने एक नया पीस ऑफ डीएनए, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम उसके अंदर डाल देते हैं, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में हमने किया था ट्रांसफॉर्मेशन, लिखा था मैंने, जो प्लाज्मिड जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसको मैंने जो है एक बैक्टीरियल सेल में डाल दिया, तो तब मैंने कहा था कि अब ट्रांसफॉर्मेशन कर दी मैंने। बोली थी कि नहीं बोला? बोला था बेटा, ठीक है। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर जो हम बात कर रहे हैं इसका कैसे पता लगाएंगे, कैसे हम सिलेक्टेबल मार्कर लें? अगर मैं इकोलाई बैक्टीरिया की बात करूं, एक नॉर्मल सा इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें कुछ अभी हमने किया नहीं है, एक नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया की बेटा बात करोगे तो उसके पास किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें लिखो नॉर्मल इकोलाई डू नॉट हैव resistance against any antibiotic, ठीक है। अब एक नॉर्मल इकोलाई के पास किसी भी चीज का रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है जी, नहीं होता, कोई मतलब उसको कोई भी एंटीबायोटिक दोगे वो मर जाएगी बेचारी। अब हमने एक ऐसी प्लाज्मिड सिलेक्ट की जिसके पास रेजिस्टेंस होती है बहुत सारी एंटीबायोटिक से, लाइक टेट्रामाइसिन है, एम्पिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, क्लोरमफेनिकोल है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं उनसे रेजिस्टेंस है उस प्लाज्मिड में। तो आपको ये बात समझनी है, प्लाज्मिड के पास जो प्रॉपर्टी होती है दे ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू द होस्ट बैक्टीरियम आल्सो। मतलब एक प्लाज्मिड लिया, एक होस्ट बैक्टीरियम था, वो प्लाज्मिड आपने उसमें होस्ट में डाल दिया, इकोलाई थी, उस बेचारी के पास किसी चीज से रेजिस्टेंस नहीं है, आप कोई भी उसको एंटीबायोटिक दो वो मर जाएगी। अब आपने एक ऐसी इकोलाई ली जिसके पास रेजिस्टेंस थी, मान लो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो जब आपने वो प्लाज्मिड उस इकोलाई में डाल दी, ठीक है, तो अब वो इकोलाई जो है बेटा वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब जो इकोलाई है इट विल गेट रेजिस्टेड टू द टेट्रासाइक्लिन, जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ भाई ये इकोलाई पहले तो टेट्रासाइक्लिन से मर जा रही थी, अब नहीं मर पा रही, मींस इसके पास वो प्लाज्मिड चला गया है। सो ऐसे हम सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं यूज करते हैं, ठीक है। सो हम एक ऐसी प्लाज्मिड लेंगे जिसके पास जीन्स हो विच इज इनकोडिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो प्लाज्मिड विद जीन्स encoding resistance to antibiotics like ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, kanamycin, streptomycin, etc. So plasmid with genes encoding resistance to the antibiotics like ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, kanamycin, streptomycin, etc. are considered as useful selectable markers. Are considered as useful selectable marker। ये इकोलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर इकोलाई,
ठीक है बेटा, समझ आई। नॉर्मल इकोलाई के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट तुमने एक ऐसी उसको प्लाज्मिड दे दिया जिसके पास ऐसे जीन्स हैं जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और जब तुमने ये प्लाज्मिड उसमें डाल दिया तो आपको पता लगा भाई पहले तो मर जा रही थी, अब तो बड़ी इसमें ताकत आ गई है। मीन्स अब उसके पास क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। सो दिस रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स बेसिकली दे एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। क्लियर बेटा, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं क्लोनिंग साइट की। अभी ये सिलेक्टेबल मार्कर ना अभी आपको दोबारा और भी अच्छे से समझ आएगा जब हम क्लोनिंग साइट की बात करेंगे। क्लोनिंग साइट, देखो बेटा क्लोनिंग साइट क्या है। क्लोनिंग साइट एक ऐसी रिकॉग्निशन साइट, प्लाज्मिड के पास भी ऑफ कोर्स क्या होंगी, रिकॉग्निशन साइट है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट करेगा। तो आपको एक ऐसा प्लाज्मिड सिलेक्ट करना है जिसके पास क्लोनिंग साइट जो है कम से कम हो सके तो एक ही हो या मतलब 2 हो, मतलब इससे ज्यादा ना हो। क्यों, मान लो जो आपने एक ECORI-1 के लिए जो हमने एक पूरी 6 बेस पेयर की सीक्वेंस ली थी जो कि क्या थी, GTTAAC, ये वाली सीक्वेंस थी 6 बेस पेयर की। ठीक है, आपने एक ऐसी प्लाज्मिड ली, मान लो आपने एक ये प्लाज्मिड ली, इस प्लाज्मिड के पास यहाँ पर भी वो सीक्वेंस है, यहाँ पर भी वो सीक्वेंस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। भाई अब जब एक ही सीक्वेंस इतनी जगह पर है तो जब वो एंजाइम आएगा, जब ECORI ये आएगा तो ये तो इसको यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो आप समझ रहे हो कि आपको कितने ज्यादा प्लाज्मिड के या अपने DNA के फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्रैगमेंट मिल जाएंगे, समझ लो। अब इन फ्रैगमेंट को मैनेज करना, यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा प्लाज्मिड चूज करना है जहां पर इतने सारी रिकॉग्निशन साइट ना हो एक एंजाइम के लिए, उसके पास प्रेफरेबली एक ही हो या एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा ना हो। आपको ऐसा जो है वेक्टर या प्लाज्मिड जो है आपको सिलेक्ट करना है। समझ आई बेटा क्या कहना चाहती हूं मैं, ठीक है। सो क्लोनिंग साइट जो है जितनी कम हो वो उतना अच्छा है। सो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA, अगर आपको जो एलियन जो फॉरेन DNA आप यू कहते हो उसको लिंक करना है, सो लिख दो इसको, इन ऑर्डर टू लिंक फॉरेन, कई जगह आपको एलियन भी लिखा मिल जाएगा बेटा, फॉरेन और एलियन DNA, द प्लाज्मिड the plasmid should have few cloning site. The plasmid should have, तो plasmid जो है it should have few, preferably one cloning site. के पास क्या होनी चाहिए, प्रेफरेबली 1 क्लोनिंग साइट। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवा के आप उससे ज्वाइन करवाओगे ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक स्पेसिफिक जो रिकॉग्निशन साइट है उसी को क्लोनिंग साइट कह रहे हैं। तो वो कम से कम होनी चाहिए, प्रेफरेबली एक ही होनी चाहिए ताकि वो एक जगह से ही कटे। बहुत जगह से काट दोगे तो इतने फ्रैगमेंट बन जाओगे, काबू करना मुश्किल हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट, प्रेजेंस ऑफ more than 1 recognition या क्लोनिंग साइट, अगर एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट होगी तो क्या होगा बेटा, इट विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स, इट विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे, मैंने दिखाया था ना आपको, ऐसे हर जगह से तो कट जाएगा, फिर वो आपके पास बहुत सारे फ्रैगमेंट हो जाएंगे और ऑफ कोर्स आपका जो जीन क्लोनिंग का प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, विट
एंड इट विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। तो आपके पास जो क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट है वो एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं एक प्लाज्मिड की, दैट इज प्लाज्मिड PBR इसको थोड़ा सा खुला लिखते हैं, इसके नाम की स्पेलिंग बताएंगे। PBR 322, PBR 322, जिसके अंदर ये जो P है आपका, ये क्या बताता है बेटा? प्लाज्मिड। ठीक है, B और R जो है ये हैं आपके साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इस प्लाज्मिड को डिस्कवर किया है। ठीक है, सो दिस इज बोलीवर, B से आएगा आपका बोलीवर, R से है रोड्रिग्यूज। आर से है रोड्रिग्यूज और प्लाज्मिड का नाम क्या है? प्लाज्मिड का नाम है ये PBR 322, PBR 322 प्लाज्मिड फॉर द इकोलाई। चलो अब इस प्लाज्मिड को बनाते हैं जरा। अब देखो इस प्लाज्मिड में जितनी भी चीज हम बना रहे हैं या आपको सब बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर बेटा जितने भी हम 8 इसमें रिकॉग्निशन साइट लिखेंगे, ORI साइट लिखेंगे, ORP लिखेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ इसको साथ साथ बनाने की कोशिश करो जरा थोड़ा सा। एक बार इसको बना लो, डिफरेंट कलर थोड़ा सा यूज कर लेना, या आप अपने जो है मार्किंग वगैरह जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर लेना। एक और वाइट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये हमने बनाया है प्लाज्मिड PBR 322। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अब CLA1 हिंद 3। ठीक है, तो अभी मैं जहाँ पे जितनी भी लिख रही हूँ ना, दीज आर द रिकॉग्निशन साइट्स। ये क्या है बेटा? रिकॉग्निशन लाइक CLA1 हिंद 3, BAMH1। ठीक है, यहीं पर होती है एक SAI1, यहाँ पे लिख दो
ठीक है, SAI1, ठीक है। यहाँ पर आपकी ROP साइट भी मिलने वाली है आपको, PU इसको बेटा अच्छे से याद रखना, PVU 2 ORI साइट। ORI मैंने बताया था हर एक प्लाज्मिड के पास ORI होनी बहुत ज़रूरी है। हर एक प्लाज्मिड के पास क्या है बेटा, ORI जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। PUV1, PST1, ECORI1, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। दिस इज PBr322 प्लाज्मिड, ठीक है। कौन सी प्लाज्मिड है, PBr322, ठीक। अब अगर आप रिकॉग्निशन साइट को बेटा काउंट करो, कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गई, 6 7 8, तो यहाँ पर 8 रिकॉग्निशन साइट्स हैं। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी, 8 रिकॉग्निशन साइट्स, 8 यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट्स हैं। नाम आपके आगे क्लियर है, जो भी ऑरेंज कलर से लिखी है बाहर की साइड में, दीज आर द रिकॉग्निशन साइट्स। ये क्या है बेटा, रिकॉग्निशन साइट्स, या यूं कह लो कि रिस्ट्रिक्शन साइट्स। रिकॉग्निशन कह लो या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट्स, दीज आर द रिकॉग्निशन और द रिस्ट्रिक्शन साइट। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, ORI भी प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ORI प्रेजेंट है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन से है, AMPR एंड टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस के लिए। उसके अलावा बेटा है यहाँ पर ROP। ROP क्या है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन। ये जो है ये कुछ प्रोटीन्स के लिए कोड करती है, जो इस प्लाज्मिड को रेप्लिकेट होने में हेल्प करता है। सो इट कोड्स फॉर प्रोटीन्स हेल्प्स इन replication of plasmid, ठीक है। क्लियर है ये बात। सो 8 रिकॉग्निशन साइट हैं, ठीक है। 8 रिकॉग्निशन साइट, देखो एक प्लाज्मिड जो है उसके पास क्या होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, ठीक है। अब 8 रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ये डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स हैं, तो हर एक रिकॉग्निशन साइट एक एंजाइम के लिए अलग होंगी, ठीक है। 8 रिकॉग्निशन साइट्स हैं, जैसे ECORI के लिए सिर्फ एक ही है वहां पर, तो वहीं पे कट करेगा बस, ठीक है। उसके बाद ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो होना बहुत जरूरी है। ROP है जो कि उसको मतलब क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा ताकि ये प्लाज्मिड जो है उसको डिवाइड कर सके, रेप्लिकेट कर सके। फिर हमने यहाँ देखा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स भी हैं, जिनको हम यूज करेंगे एज सिलेक्टेबल मार्कर्स, मतलब ये होनी भी बहुत जरूरी है। मतलब अभी ये जो प्लाज्मिड है ना, अभी ये प्लाज्मिड जो है, अगर आप इस प्लाज्मिड को एक इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दोगे नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल इकोलाई में तुमने डाल दिया इसको, तो क्या होने वाला है बेटा, जैसे तुम इसको इकोलाई के अंदर डालोगे वैसे ही उस इकोलाई के पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों से रेजिस्टेंस आ जाएगी।
ठीक है, उस ई कोलाई के अंदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों से रेजिस्टेंस आ जाएगी। बट आपने क्या किया, आपने जो है अपना जो फॉरेन डीएनए, जो एलियन डीएनए है, उसको मान लो इंसर्ट कर दिया यहां पर। ये मैं कह देती हूं, दिस इज द फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए हमने यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आप फॉरेन डीएनए यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि अब ये प्लाज्मिड जो है, इसका जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था उसको तो तुमने डिस्टर्ब कर दिया, जो तुम उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता। तो अब ये जो प्लाज्मिड है ये उस ई कोलाई को टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब ये उस ई कोलाई को टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। तो पहले हमने क्या किया, एक नॉर्मल सा जो प्लाज्मिड था वो डाला ई कोलाई के अंदर। तो हमने देखा कि वो दोनों से हमने उसको एम्पिसिलिन वाले में भी डाल दिया और टेट्रासाइक्लिन में भी डाल दिया कल्चर मीडियम में, तो दोनों जगह ग्रो कर गई। फिर हमने क्या किया, इसका टेट्रासाइक्लिन वाला जीन डिस्टर्ब कर दिया। अब इसको दोबारा से टेट्रासाइक्लिन वाले जब कल्चर मीडियम में डाला तो जो ई कोलाई है वो यहाँ पे मर जाएगी बेटा, क्योंकि इसकी अब ये प्रोवाइड नहीं कर पा रही है उसको ई कोलाई रेजिस्टेंस, ये प्लाज्मिड नहीं प्रोवाइड कर पा रही, क्योंकि हमने इसका जो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था वो डिस्टर्ब कर दिया। समझ आ गई बात, समझ आ गई। सो ऐसे जो है आपकी जो एंटीबायोटिक की जो मार्कर्स हैं, ये जो एंटीबायोटिक जीन्स हैं, दे एक्ट एज द सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज द सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो एलियन डीएनए ला रहे हैं उसको हम लाइगेट कर देते हैं एट द टेट्रासाइक्लिन जीन। ठीक है, उसको हम कहाँ पे लाइगेट कर देते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे। सो क्या प्रोसीजर करेंगे, लाइगेट दी एलियन डीएनए। जो एलियन डीएनए है बेटा, इसको हमने लाइगेट करना है, मतलब जोड़ना है। ठीक है, लाइगेट द एलियन डीएनए एट the restriction site, at the restriction site present in either of the antibiotic resistant gene। ठीक है, लाइगेट द एलियन डीएनए एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। देखो, एक तो ये एम्पिसिलिन आर वाला है, एक ये टेट्रासाइक्लिन आर वाला है। यहाँ तो यहाँ पर अपना फॉरेन डीएनए एलियन डीएनए डाल दो, या फिर यहाँ पर डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, कहीं पे भी डाल सकते हो तुम। ठीक है, कहीं पे भी उसको इंसर्ट कर सकते हो एलियन डीएनए को। ठीक है, अगर हम अब इसको, ये वाली जो साइट है BMH1 वाली जो साइट है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, अगर हम यहाँ पर एलियन डीएनए को अपना डाल देते हैं तो उसकी जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। सो इफ वी लाइगेट द फॉरेन डीएनए, इफ वी लाइगेट द फॉरेन डीएनए एट द BMH1 साइट, if we ligate the foreign DNA at BMH1 site, if we ligate the foreign DNA at BMH1 site of tetracycline resistant gene, if we ligate the foreign DNA at BMH1 site of the tetracycline resistant gene, recombinant plasmid जो अब आपकी बनेगी, plasmid will not confer
सो जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अब जो बनेगा बेटा, इट विल नॉट कॉन्फर या इट विल नॉट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द टेट्रासाइक्लिन ड्रग। तो बेटा अभी इसको हम ये देख लेते हैं कि अभी तो मैंने आपको बताया कि जैसे जो टेट्रासाइक्लिन वाला है रेजिस्टेंस जो आपका बना हुआ है मार्कर, उसके अंदर आप इंसर्ट डालोगे तो ऑफ कोर्स वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो इसी को हम एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं कि आखिर हम करते कैसे। वैसे तो हमने देख लिया है कि रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है हम कैसे बनाते हैं, उसको एक बार फिर से जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। देखो हम क्या लेंगे, सबसे पहले बेटा हमने लिया, मान लो कि एक बीकर लिया। ठीक है, उस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिए, प्लाज्मिड डाले। ठीक है, उस बीकर के अंदर हमने काफी सारे ये प्लाज्मिड्स ले लिए। ठीक है, प्लाज्मिड ले लिए। ठीक है, अब ये कौन से वाले प्लाज्मिड है हमारे बेटा, ये हमारे प्लाज्मिड है PBr322। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये बीकर है, बीकर में हमने कौन से प्लाज्मिड लिए हैं, दीज आर द PBr322 प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वेक्टर है ये हमारा। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, इस प्लाज्मिड वेक्टर को हमने जो इसका, और ये मान लेते हैं कि ये है इसकी दो साइट थी इसके पास, एक थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। ठीक है, सो ये हो गई इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट बेटा। ठीक, और ये वाली हो गई इसकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। ठीक है, हमने किया था ना, जो हमारा प्लाज्मिड है जो PBr322, इसके पास 8 रिकॉग्निशन साइट हैं, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है इसके अंदर भी रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है। रिकॉग्निशन साइट कौन सी है, जहां पर आकर हमारा जो ई कोलाई R1 है, एंड मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो आएगा और वो यहां पर उसको कट कर सकता है। ठीक है, यहां पर कट करेगा तो यहां पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, या जिसको हम कहेंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम यहां पर ऐड कर सकते कि नहीं, यही तो पढ़ रहे हैं हम कब से। ठीक है, तो हमने ये बहुत सारे हमारे प्लाज्मिड ले लिए, भाई ये बंद है। ठीक है, ये हमने हमारे प्लाज्मिड ले लिए। अब इस प्लाज्मिड के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम ऐड करने वाले, इसको हमने रिकॉम्बिनेंट बनाना है, तो इस बीकर के अंदर हम क्या क्या डाल देंगे, इसके अंदर हम डालेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि हम कौन सा लेने वाले हैं यहाँ पे, इकोराई-1। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। साथ साथ में जो हमारा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो वो फॉरेन डीएनए है, उसको भी डालेंगे। और ये अब फिर से एक बात और याद रखनी है, फिर से रिवाइज करो कि यहां पर हम वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले रहे हैं जो हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेने के लिए यूज किया था, ताकि दोनों के पास क्या बने, स्टिकी एंड, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाकर उससे मिल जाए। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस बीकर के अंदर कुछ चीजें डालते हैं। क्या डालेंगे, इस बीकर के अंदर बेटा हम डालते हैं, फर्स्ट चीज हम डालेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि हम लेने वाले हैं इको R1, ये डालेंगे। साथ में हम यहाँ अपना डालेंगे बेटा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कब से क्या कह रहे हैं, फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए डालेंगे। ठीक, साथ में अब डालने के बाद ये काटेगा तो जोड़ने के लिए भी चाहिए, बाद में साथ में क्या डाल दो बेटा, यहाँ पे DNA लाइगेज डाल दो। ठीक है, ये तीनों चीज आप इसके अंदर डालोगे। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो जो आपका ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट करेगा। ठीक है, कट करेगा, और हमने किसके लिए कट करने के लिए डाला है, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली साइट है वहां पर जो आपकी रिकॉग्निशन साइट है, कौन सी वाली, BMH1, वहां पर ये इसको कट करेगा और क्या बनेंगे, इसके स्टिकी एंड बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, इसके स्टिकी एंड बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, यही हम कब से कर रहे हैं ना। ठीक है, क्या बन जाएंगे, इसके स्टिकी एंड बन जाएंगे। चलो देखो अब क्या करते हैं हम इसके अंदर ये डाल दिया, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हम फिर से एक बीकर बनाएंगे। ये बीकर है अपना, ये है हमारे
प्लाज्मिड। ठीक है बेटा, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम डिनोट कर देते हैं कुछ ऑरेंज कलर से। सो देखो क्या हुआ, जब हमने ये सब चीजें डाली थी इस प्लाज्मिड में, तो कुछ प्लाज्मिड में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, ये वाली कौन सी साइड थी आपकी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइड थी। ठीक है, दिस वाज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, वो वाली साइड थी। इसके अंदर जो है आपका क्या आ गया है, अब एक इंसर्ट आ गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया बेटा? आपका इंसर्ट आ गया है। तो आप इसमें क्या बोलोगे? तो आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा कि ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है ये क्या हो चुका है? दिस इज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसको आप क्या कह सकते हो भाई? आरडीएनए ये वाला आपका बन चुका है, ये रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। बट जरूरी नहीं है कि हर कोई बने भाई, ये नहीं बना। ये वाला क्या था? दिस वाज द नॉन रिकॉम्बिनेंट, दिस वाज द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। समझ रहे हो आप? पहले आपने बहुत सारे जो है एक बीकर के अंदर प्लाज्मिड लिए, उसके अंदर आपने ये सब चीजें डाली, आप चाहते हो कि वो रिकॉम्बिनेंट बने। डालने के बाद आपने देखा कि अब आपको नहीं पता, आपने डाल दिया था, उनमें से अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रिकॉम्बिनेंट बने हैं, कुछ नहीं बने हैं। अब इस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे? इकोलाई के अंदर डालेंगे। मीन्स इकोलाई की क्या कराएंगे बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में आप डालते हो तो उस बैक्टीरिया की आपने क्या करवा दी है? ट्रांसफॉर्मेशन करवा दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने एक ली हुई है, अब यहां बैक बीकर है एक और। ठीक है, इस बीकर के अंदर आपने लिए हुए हैं बेटा, व्हाइट से बना लेते हैं, दीज आर द 3 टाइप के ले लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? इकोलाई है। क्या है बेटा? इकोलाई है। अब आपके पास देखो, एक रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, एक नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं कि इसके अंदर हम प्लाज्मिड डालवा देते हैं, प्लाज्मिड डलवा दिया। ठीक है, अब समझना है इस बात को, समझो बेटा इस बात को। ये वाली जो हमारी इकोलाई है, ऊपर वाली इकोलाई देख रहे हो, इसके अंदर तो कोई भी प्लाज्मिड आई ही नहीं, इसके अंदर कोई भी प्लाज्मिड नहीं आई। तो इसको आप क्या बोलोगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई। मीन्स इसके पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं आई। भाई आपने इकोलाई था, इकोलाई बहुत सारे लिए आपने, और उसके अंदर आपने प्लाज्मिड डलवा दिया, प्लाज्मिड दे दिया उसको। अब कुछ के अंदर प्लाज्मिड गया, कुछ के अंदर नहीं गया। ऊपर से हमारे पास प्लाज्मिड भी वहां पे 2 टाइप के बन गए थे, है ना? एक तो वो था जो रिकॉम्बिनेंट हो चुका था, एक वो था जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था। याद आ रहा है? ठीक है, अब देखो एक इकोलाई, इस वाली इकोलाई के अंदर तो प्लाज्मिड गया ही नहीं, तो ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई हो गई। ठीक है, अब जो ये वाली इकोलाई है, इसके पास प्लाज्मिड भी गया, और वो प्लाज्मिड भी कैसा है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई। ठीक है, ये वाली इकोलाई कैसी है बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, कैसी है? विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए इकोलाई। चलो इसको आप लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई विद आर डीएनए,
विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब अगर आप नीचे वाली इकोलाई को देखोगे बेटा तो ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड या ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई है, इकोलाई विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आ रही है? आपके पास 3 टाइप की इकोलाई बन गई, 3 टाइप की इकोलाई है, इसको हम लिख देते हैं दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3rd टाइप ऑफ इकोलाई। अब आपने क्या किया, आपने अब इस इकोलाई को लिया और एक पेट्री डिश में डाल दिया। पेट्री डिश क्या होती है, राउंड सी होती है, ठीक है। अब हम इस इकोलाई को लेंगे और एक पेट्री डिश में डालते हैं। चलो so this is petri dish with nutrients but no एंटीबायोटिक। पेट्री डिश है जिसके पास बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनको यूज करके जो ये आपकी इकोलाई है ये डिवाइड करेंगे, अपनी कॉलोनीज बनाएंगे, बट यहाँ पर हमने कोई भी नॉर्मल साइज में कोई हमने एंटीबायोटिक नहीं डाली, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा आपको 3 टाइप की कॉलोनी मिलेंगी, ठीक है। 3 टाइप की कॉलोनीज मिलने वाली है। एक तो ये 1 वाला बनाएगा जो कॉलोनी अपनी, ठीक है। एक है जो दूसरी वाली इकोलाई है वो अपनी कॉलोनी बनाएंगे, मींस वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। so this is the first type, this is the second type and this is the 3rd type, ठीक है। एक पेट्री डिश है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है तो 3 कॉलोनीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये तीनों के तीनों जो है आराम से ग्रो करेंगे, बढ़िया सा खाना मिल रहा है, इनको डिवाइड किए जा रहे हैं, अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको याद है अगर ये डिवाइड करेगा तो ऐसे ही सेल बनाएगा, ये डिवाइड करेगा तो साथ में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी डिवाइड करेगा, वो भी उसके पास जाएगा, और ये डिवाइड करेगा तो इसके पास जो प्लाज्मिड है ऑफकोर्स वो डिवाइड करेगी, बट ऑफकोर्स ये प्लाज्मिड जो है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने फिर से 2 पेट्री डिश और ली, अब बेटा हमने 2 पेट्री डिश और ली। अब लेकिन एक चीज हमने कुछ गड़बड़ करी इसमें। क्या किया, ये वाली जो पेट्री डिश है इसके अंदर हमने डाल दी है विद एम्पिसिलिन। इसमें हमने क्या डाल दी बेटा, विद एम्पिसिलिन डाल दी। इस वाली पेट्री डिश में हमने क्या किया, एम्पिसिलिन डाल दी, ठीक है। और जो नीचे वाली थी उसमें हमने क्या डाल दी, जो नीचे वाली पेट्री डिश है इसमें हमने डाल दी है टेट्रासाइक्लिन। इसमें हमने क्या डाल दी, टेट्रासाइक्लिन डाल दी। इतनी बात हो गई क्लियर। चलो अब हमने क्या देखा, हमने देखा ये कि देखो जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली कैसी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, और वो प्लाज्मिड ही है जो ई कोलाई को कन्फर करती है या देती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। बट इसके पास जो पहली कॉलोनी है इसके पास तो ऐसा कोई प्लाज्मिड नहीं है, मींस इट इज वेरी सेंसिटिव टू द ड्रग्स, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पेट्री डिश में डालोगे जिसके न्यूट्रिएंट के अंदर ऑलरेडी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो ये तो खत्म हो जाएगी, ये कॉलोनी यहां नहीं बन पाएगी। तो फर्स्ट कॉलोनी तो हो गई फिनिश, विल नॉट ग्रो, ठीक है। चलो अब अगर आप सेकंड वाली को देखोगे, सेकंड कौन सी थी बेटा, आपकी ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई थी। ट्रांसफॉर्मेंट थी मींस इसके पास प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड जो है इसको कैसी रेजिस्टेंट देता है, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी और टेट्रासाइक्लिन के। बट दूसरी वाली में देखो, इसका एम्पिसिलिन वाला जीन तो ठीक है, हमने तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर इंसर्ट करवाया है ना, तो दूसरा वाला भी यहां पर ग्रो करेगा, ठीक है। तो दूसरे वाला यहां पर ग्रो करेगा, और तीसरे वाले के पास तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के लिए, तो ये भी ग्रो करेगा। सो आपने क्या देखा कि सेकंड कॉलोनी भी ग्रो कर रही है, थर्ड कॉलोनी भी ग्रो कर रही है, पहली वाली नहीं कर रही। उससे तो हमको पता चल गया ये तो नहीं करती, बात खत्म हो गई। चलो फिर हमने जो तीसरी वाली कॉलोनी थी उसके अंदर हमने डाला है बेटा टेट्रासाइक्लिन।
क्या डाला था, टेट्रासाइक्लिन डाला था। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, देखो पहली वाली तो ऑफ कोर्स वहां पे ही खत्म हो गई थी, तो यहां पर भी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, ठीक, चलो। अब टेट्रासाइक्लिन, अगर तुम पहले इसकी बात करते हैं, थर्ड वाली के पास प्लाज्मिड है, बट ये प्लाज्मिड कैसे है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है, यहाँ पे जो है आरडीएनए नहीं बना था, तो थर्ड वाली कॉलोनी फिर से आपकी यहां पर ग्रो करेगी, थर्ड वाली कॉलोनी ग्रो करेगी, लेकिन बेटा जो सेकंड वाली है वो ग्रो नहीं करेगी, सेकंड वाली ग्रो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि सेकंड वाली में जो जीन टेट्रासाइक्लिन दे रहा था उसके अंदर तो तुमने एक इंसर्ट कर दिया। क्या इंसर्ट किया, फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसने क्या किया, इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाला जीन जो था उसकी इनएक्टिवेशन करवा दी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो इसकी तो यहां पर क्या हो चुकी है, यहां पर सेकंड कॉलोनी के अंदर आपको क्या देखने को मिली है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन सेकंड कॉलोनी ऑफ ई कोलाई। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा ये वाले जो थे, ये वाले जो हमारे ई कोलाई थे भाई, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, इससे ये हमारी ट्रांसफॉर्मेंट है। अब इसको तुम और ज्यादा ग्रो करवाते रहो, मतलब ऐसे मीडियम में ग्रो करवाते रहो जहां टेट्रासाइक्लिन ना हो, ठीक है, और जो तुम्हें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो तुम्हें मिलता रहेगा। क्लियर बेटा, क्लियर हुई ये बात, समझ आई कि हमने क्या किया है, हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर। फिर से डायग्राम को देखो अच्छे से, ठीक है, ये आपको क्या मिल गया है, रिकॉम्बिनेंट वाला मिल गया। बट अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस प्रोसीजर की बात करें ना, तो ये पूरा जो प्रोसीजर है इट इज़ वेरी कम्बरसम। आपको 3 टाइप के बैक्टीरिया, 3 टाइप की कॉलोनी मिल रही है, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो ये प्रोसीजर जो है इट इज़ वेरी कम्बरसम। तो आप क्या लिख सकते हो, द above procedure is very cumbersome, मतलब कि बड़ा दिक्कत सा देने वाला है, इतने तामझाम करने पड़ेंगे, कभी इसको ग्रो कराओ कभी उसको ग्रो कराओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक और टेक्निक निकाली, ठीक है, एक अल्टरनेटिव मार्कर जो है सिलेक्टेबल मार्कर, उसको सिलेक्ट किया, जो कि क्या कर, जो कि एक रिकॉम्बिनेंट और दूसरे रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और उसमें हमने क्या यूज किया बेटा, LAC-Z जीन, ठीक है, उसमें हमने क्या यूज किया, प्लाज्मिड के पास एक और जीन होता है दैट इज LAC-Z जीन। अब ये LAC-Z जीन क्या होता है, बेसिकली जीन का काम क्या होता है, कुछ ना कुछ बनाना, प्रोटीन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना। तो ये LAC-Z जीन जो है ये एक एंजाइम बनाता है दैट इज बीटा ग्लूकोसाइडेज। क्या बनाता है बेटा, बीटा ग्लूकोसाइडेज बनाता है, ठीक है जी, बनाता है। तो जब ये बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जब अपना काम करता है, ठीक है, बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जब अपना काम करता है, तो वहां पर जो बाहर की तरफ जो सबस्ट्रेट है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अभी समझते हैं। देखो पहले तो आप इस चीज को लिख लो कि सो अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर प्रोसीजर, तो हमने क्या किया, एक, क्योंकि ऊपर वाला प्रोसीजर बड़ा कम्बरसम है, तो हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिव मार्कर जो है उसको डेवलप किया। सो एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर was developed which differentiate between recombinant and non-recombinant, which differentiate between recombinant and नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो मतलब रिकॉम्बिनेंट हुआ है, प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है नहीं बना है, हमने जिसमें जिस
इकोलाई में उसको डाला है, क्या वो ट्रांसफॉर्म हुई है नहीं हुई है, इसको पता लगाने के लिए एक नया प्रोसीजर, एक नया सिलेक्टेबल मार्कर ढूंढा गया। और उसकी एबिलिटी क्या थी? उसकी एबिलिटी थी टू प्रोड्यूस द कलर इन प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है। और वो इसका पता कैसे चलाता था? इट हैज द एबिलिटी, ठीक है, या आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द chromogenic substance. On the basis of ability to produce color in presence of इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अभी क्या मतलब समझ, लाइन का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। चलो हम देखते हैं कि होता क्या है। मान लो बेटा कि ये आपका जो प्लाज्मिड है उसका एक डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। उसमें ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज, ये रिप्रेजेंट करता है लैक जेड जीन। ये क्या है? लैक जेड जीन। अब ये लैक जेड जीन जो है ये क्या बनाता है? ये एक एंजाइम बनवाता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकोसाइडेज। बीटा ग्लूकोसाइडेज, ये बीटा ग्लूकोसाइडेज जो है ये एक्ट करता है किस पर? लैक्टोज पर। और ये लैक्टोज को कन्वर्ट करवाता है किस में? ग्लूकोज। पता है ना लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है किस पे? लैक्टोज पे, और उसको कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सिंपल सी इतनी सी बात है। अब मान लो कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये हम करवा रहे हैं बाहर, ये हम बाहर की तरफ करवा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हर जगह प्रेजेंट है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा? सारा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे ये एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है इन द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, वैसे वैसे ये जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है इट गिव्स द ब्लू कलर। ठीक है, समझ आ रही है? जैसे जैसे ये लैक्टोज टूटता है वैसे वैसे जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। मान लो पहले कोई और कलर था, अब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है इस जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है आगे वैसे वैसे आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। इसका मतलब कि हाँ भाई रिएक्शन तो हो रही है, हमारा जो बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है वो एक्टिव है, वो बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? ठीक है, सो ये क्या है? बेसिकली दिस इज द लैक जेड जीन। ये इस तरह से काम करता है, ये इस तरह से काम करता है, या आप यूं कह सकते हो कि ये आपकी एक प्लाज्मिड थी, रुको, ये आपकी एक प्लाज्मिड थी, उसके अंदर ये था आपका लैक जेड जीन, ठीक है। प्लाज्मिड थी जिसके पास क्या था? ये लैक जेड जीन था। क्लियर है बेटा इतनी बात? ठीक है, प्लाज्मिड थी जिसके पास क्या था? लैक जेड जीन था। चलो ठीक है, समझ आ गई कि इसका काम क्या है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी प्लाज्मिड है इसके इस लैक जेड जीन के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डलवा देते हैं। लैक जेड जीन के प्लाज्मिड के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं। करवा दें? ठीक है, अब करवाएंगे तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। देखो ये हो गई आपकी बेटा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पास ये वाला है लैक जेड जीन। चलो जी, ठीक, ये है आपका फॉरेन डीएनए।
दिस इज प्लाज्मिड, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम फॉरेन डीएनए कहते हैं। दोनों के बीच में आपने रिएक्शन करवाई, तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। मान लो कि बहुत सारे प्लाज्मिड थे, ठीक है, हमने काफी सारे प्लाज्मिड लिए थे। अब वही जैसे हमने पहले पीछे किया था वैसे ही प्रोसीजर करते हैं। एक बीकर हमने यहाँ लिया, दूसरा बीकर हमने यहाँ लिया, थर्ड बीकर हमने यहाँ लिया। अब हुआ क्या कि ये आपकी प्लाज्मिड है, तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ से हम पहले जैसे हमने किया था वैसे ही कर लेते हैं इसको भी। ये हमारी बीकर थी, यहाँ हमने काफी सारे प्लाज्मिड लिए, काफी सारे ये प्लाज्मिड लिए, ठीक है। उसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डलवाया, साथ में आपने क्या किया होगा, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी डलवाया होगा, डीएनए लाइगेज भी डलवाया होगा, ठीक है। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपनी इकोलाई ले लेते हैं, यहाँ पर भी इकोलाई ले लेते हैं, यहाँ पर इकोलाई लेते हैं, और साइड में यहाँ पर आपका प्रेजेंट है क्या, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। यहाँ क्या प्रेजेंट है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने अपनी ये इकोलाई डलवा दी, इकोलाई के अंदर हमने अपना प्लाज्मिड डलवाया। एक प्लाज्मिड ऐसा था जिसके पास सिंपल ये क्या इसके अंदर यहाँ हुई, मान लो इसके अंदर तो यहाँ हो गई थी और इसके अंदर तो हुई नहीं, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, देखो बेटा यहाँ पर लैक्जेड जीन जो है, लैक्जेड जीन जो है, यहाँ पर आप एक काम करो, दो ही लो, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, ठीक है। हमने क्या किया है, एक के अंदर तो हमने डाल दिया, दो ही भी कर लेते हैं यहाँ पे, दो भी कर लेंगे, ये इसका खुद का डीएनए हो गया बेटा, ठीक है। और यहाँ हमने, अब देखो, अब देखना ध्यान से, यहाँ हमने ये प्लाज्मिड डाली, ठीक है, प्लाज्मिड डाली, ये इसका लैक्जेड जीन है, ये इसका लैक्जेड जीन है, एक लैक्जेड जीन में जो है इंसर्ट हो गया है, दूसरे में नहीं हुआ है, और यहाँ पे हर जगह क्या है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, दिस इज द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है जी, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। होगा क्या, होगा क्या, ये वाली जो कॉलोनी है ऊपर वाली, ये तो आपका देने वाली है ब्लू कलर, ठीक है, और यहां पर जो है आपका होगा वाइट कलर। सिंपल सा बात थी, सिंपल सी बात थी। हमने क्या किया, हमें पता है एक प्लाज्मिड के पास लैक्जेड जीन है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम रिलीज करता है, और वो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी करता है, जैसे जैसे वो अपना काम करता है, बाहर जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है वो अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। तो हमने ऐसी प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, कहां पर, उस लैक्जेड जीन के अंदर ही डाल दिया। अगर लैक्जेड जीन के अंदर आपने ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो वो जीन तो खराब हो जाएगा, वो तो इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करवा पाएगा। अब इसके अंदर जो है आपने एंजाइम प्रोड्यूस वो नहीं करवा पा रहा, तो देखो
एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो लैक्टोज को तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ेगा नहीं तो जो बाहर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो नॉर्मल जैसा पहले था व्हाइट कलर की कॉलोनीज मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि यहां हो गई है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, यहां पर क्या हुई है बेटा, यहां पर क्या हो गई है, हम क्या कह सकते हैं, देयर इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो कि ऊपर में नहीं हुई है, इसलिए वो आराम से अपना ब्लू कलर दे रहा है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या करना पड़ा, यहाँ पे बेसिकली हमको ना एंटीबायोटिक का झंझट नहीं करना पड़ा कि एक पेट्री डिश लें जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है, फिर दूसरी ले एक जिसमें एम्पिसिलिन है, तीसरी ले जिसमें टेट्रासाइक्लिन है। इसमें हमने क्या किया, बस दो लिया, एक के अंदर हमने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल दिया, एक में नहीं डाला। तो जहाँ पर कलर चेंज हुआ मतलब कि वो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, यहां पर क्या हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्मेशन हमने करवाई, उसके बाद देख लिया कॉलोनीज का कलर कैसा आ रहा है, व्हाइट कलर है, कैसा है, जैसा भी कलर है उसी हिसाब से जो है अपना कलर चेंज होगा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का। और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का जो भी कलर आएगा आपको पता लग जाएगा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ तो वो रिकॉम्बिनेंट है। कलर तो वो नॉर्मली चेंज करता ही है, तो नॉर्मल अपना काम कर रहा है, तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और ये हमें क्या मिल रही है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है, ये है रिकॉम्बिनेंट। आई होप क्लियर होगा कि लैक्जेड जीन जो है उसका कैसे होता है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, क्लियर। चलो, ये तो होगी हमारी, हम कैसे सिलेक्टेबल मार्कर सेलेक्ट करते हैं, क्लोनिंग साइट कैसी होती हैं, कौन सी हो सकती हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप सबको आ गया होगा समझ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्लोनिंग, अभी तो हम किसके लिए बात कर रहे थे, क्लोनिंग वेक्टर फॉर द बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो यहां पर वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसको समझने के लिए हम एक पहले एनिमल्स का लेते हैं, एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपको वो पता है। देखो, हम अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, हम अपनी बात अगर करें तो हमारे सेल्स को या कोई भी एनिमल के सेल को इन्फेक्ट कौन करती है, रिट्रोवायरस। अब याद करो पिछला चैप्टर जहां हमने एड्स की बात की थी। ठीक है, एड्स की बात की थी, हमने क्या बोला था कि जो रिट्रोवायरसेस होती हैं, जो HIV इज अ रिट्रोवायरस। ठीक है, जो रिट्रोवायरस होती है वो हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, इन्फेक्ट करने के बाद वो अपना DNA हमारे, मतलब अपना न्यूक्लियर मटेरियल हमारे अंदर डाल देती है, हमारे सेल्स के अंदर। अब उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है हमारे मशीनरी के ऊपर, हमारे DNA पे कंट्रोल करता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, बहुत सारी कॉपीज बनाता है। बेटा हमें भी तो यही करना था, याद आ रहा है, हमें भी तो यही करना था कि हमें बहुत सारी कॉपीज बनवानी थी। पहले हमारा जो प्लाज्मिड है, हम ऐसा ही प्लाज्मिड लेते हैं ना जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके अपनी कॉपीज बना सके, जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो। तो भाई हमें तो पता है कि ये जो रिट्रोवायरस है इसमें तो एबिलिटी है कि ये कॉपी बनाए। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे कैंसरस सेल होते हैं ये भी क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। ठीक है, तो हम इसी इनकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं एनिमल सेल्स में एज वेक्टर। कैसे, जो हमारा मान लो कि रिट्रोवायरस हमने लिया, हमने उसको डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म इन द सेंस कि हमने उसको ऐसा कर दिया कि वो हमें डिजीज कोज ना कर पाए, उससे हमें डिजीज ना हो। और उसके साथ साथ हमने जो वो रिट्रोवायरस का जो वो DNA था, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल था उसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब वो जो रिट्रोवायरस का न्यूक्लियर मटेरियल है वो हमें डिजीज कॉज तो नहीं कर सकता, बट वो अपना जो उसका खुद का काम है कि भाई वो हमारे सेल में जाएगा, हमारी मशीनरी पे
कंट्रोल करेगा और कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। अब वो कॉपीज तो बनाएगा और हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपी मिलना शुरू हो जाएगी। यही चाहिए था। तो ना तो उसने हमें बीमारी की और साथ में हमें क्या किया, फायदा हो गया, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रिट्रोवायरस को हम डिसआर्म करके, क्या करके बेटा, डिसआर्म करके उसको एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं फॉर एनिमल्स। ये एक बात हुई, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को जो है एक पैथोजन इन्फेक्ट करता है जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, प्लांट्स जो हम बेसिकली जो आपके डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जो आपको आसपास मैक्सिमम दिखते हैं डाइकोट प्लांट्स, उनको एक पैथोजन इन्फेक्ट करता है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब ये कैसे इन्फेक्ट करता है, इसके खुद के पास एक प्लाज्मिड होती है जिसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ये इन्फेक्ट करता है तो ये टीआई प्लाज्मिड जो है प्लांट के सेल में भेज देता है, प्लांट के सेल में भेज देता है। अब ये प्लांट के सेल में जाकर उसकी सेल की मशीनरी को कब्जा कर लेती है और उन सेल्स को कर देती है क्या, उनकी मतलब उनकी पैथोलॉजी को चेंज कर देती है और वो सेल्स जो हैं बहुत फटाफट डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। वो डिवाइड होते हैं तो वो जो प्लाज्मिड है वो भी डिवाइड होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल बना देते हैं। जब एक सेल बहुत ज्यादा अनकंट्रोल डिवीजन शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो ये टीआई जो इनका डीएनए था, इसने क्या किया, नॉर्मल प्लांट सेल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कैंसरस सेल में। और साथ में वो सेल्स कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं जो इनको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये था इनका बीमारी करने का तरीका प्लांट्स में। हमने क्या किया, हमने इस टीआई प्लाज्मिड को क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया कि अब ये डिजीज तो ना कर पाए, और हमने अपना जीन जो ऑफ इंटरेस्ट इनको दे दिया, मतलब इसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया और अब इनको एज अ वेक्टर हम यूज कर रहे हैं। तो चाहे टीआई प्लाज्मिड हो चाहे रिट्रोवायरस हो, इनको हम डिसआर्म कर सकते हैं इन केसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसको यूज किया जा सकता है एज वेक्टर। थोड़ा सा समझ आया, जो चीज़ हमें डिजीज कर रही थी उसका डिजीज करने का तरीका ऐसा था कि हमारी मशीनरी पे कंट्रोल करे और फिर अपनी खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाए। हमने उसी इनके मैकेनिज्म को यूज किया, इनको डिसआर्म कर दिया कि अभी हमें बीमारी ना कर सके, बट हाँ रेप्लिकेट करे, रेप्लिकेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए था। समझ आई बेटा बात, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग द जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लांट्स की। प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए क्या कौन सा पैथोजन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो किसका पैथोजन है, इट इज द पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट्स, इट इज द pathogen of several dicots। क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इट इज द पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट, बहुत सारे डाइकोट का जो है पैथोजन है, और इसमें एबिलिटी है कि ये अपना डीएनए जो है एक नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर अ पीस ऑफ डीएनए, has the ability to transfer its piece of डीएनए। इसके पास एबिलिटी है कि अपना जो डीएनए है, एक पीस ऑफ डीएनए जो है ये आगे प्लांट सेल को ट्रांसफर कर सके, और इनके पीस ऑफ डीएनए उसको हम क्या कहते हैं बेटा, टीडीएनए। क्या कहेंगे उसको, हम टीडीएनए कहते हैं। समझ आई, इतनी बात क्लियर है कि भाई इनके पास एबिलिटी, अब ये नॉर्मल चीज चल रही है। ठीक है, अब ये जो टीडीएनए है ये बेसिकली करता क्या है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द कैंसरस सेल्स, कन्वर्ट्स द नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स।
ठीक है, ये टीडीएनए जो आपके इस एग्रोबैक्टीरियम ने आपके प्लांट सेल के अंदर डाल दिया था, मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन ने अपना खुद का एक डीएनए का पार्ट जिसको टीडीएनए कहते हैं वो नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर डालता है और उस नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब वो एक जो सेल था वो बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाता है, और जैसे जैसे वो कॉपीज बनाता है साथ में जो ये टीडीएनए है ये भी रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। ये टीडीएनए जो है वो भी ठीक बेटा। चलो, अब ये कैंसरस सेल्स जो हैं ये कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो इस पैथोजन को सरवाइव करने में हेल्प करता है। तभी तो ऑफ कोर्स ये कैंसरस सेल करता है, तभी तो एक नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसरस सेल इसलिए बनाता है ना, ताकि ये कुछ ऐसी केमिकल्स बनवा सके प्लांट से कि ये खुद भी तो ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये कैंसरस सेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस द केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। दे produce the chemicals which are required by the पैथोजन। ये एक नॉर्मल, अभी मैंने आपको बात बताई, अभी हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको यूज कर रहे हैं, हम कैसे यूज करेंगे वो एक अलग चीज है। अभी हमने ये बताया कि ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है ये प्लांट सेल के ऊपर कैसे एक्ट करता है। ये अपना एक पीस ऑफ डीएनए दैट इज टीडीएनए प्लांट सेल में डालेगा और एक नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका फंक्शन है। इस तरीके से ये प्लांट्स के अंदर जो है डिजीज करता है। बहुत सारे डाइकोट प्लांट्स को जो है ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। सिमिलरली जो रिट्रोवायरस होता है एनिमल्स के अंदर वो भी ऐसे ही काम करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली रिट्रोवायरस इन एनिमल्स। सिमिलरली जो रिट्रोवायरस होता है एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर भी एबिलिटी होती है कि नॉर्मल जो है अपने क्या करे, एबिलिटी होती है टू कन्वर्ट द नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस सेल्स। सिंपल लिख दो, हैव एबिलिटी टू, ये भी लिख दो साथ में बेटा, एबिलिटी टू ट्रांसफर इट्स जेनेटिक material into the animal cell and convert them into कैंसरस सेल। समझ आई बात? रिट्रोवायरस भी तो ऐसे ही काम करता है ना, एक नॉर्मल सेल के अंदर जाता है और वहां पे अपना रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, उनको बेसिकली फैक्ट्री बना देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम इन पैथोजेंस को डिसआर्म कर दें और इनके साथ हम अटैच कर दें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इनको हम ऑब्वियसली एज वेक्टर यूज कर सकते हैं। समझ आई बात बेटा बात? ठीक है, सो दीज पैथोजेंस जो हैं they are transformed into the यूजफुल वैक्टर्स। दिस पैथोजन, कौन से पैथोजन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हो चाहे चाहे हमारा रिट्रोवायरस हो, दे कैन बी यूज्ड एज द वेक्टर बाय डिसआर्मिंग देम। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे क्या है, ये जो पैथोजेंस हैं, दीज पैथोजेंस can be used as vectors for these pathogens can be used as vectors for transferring gene of interest by
डिसआर्मिंग देम। अगर हम इनको डिसआर्म कर दें, हम इनको ऐसा कर दें हमें डिजीज तो ना कोज कर पाए, और जो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना चाहते हैं बस ये उनको भेज दें, ठीक है, तो इनको हम ऑफ कोर्स यूज कर लेंगे एज अ वेक्टर। मतलब कि क्या होगा कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है वो उस प्लांट सेल के अंदर डिजीज कॉज नहीं करेगा बल्कि लेकिन अपनी कॉपीज बनाएगा। अगर वो अपनी कॉपीज बनाएगा तो साथ साथ में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी भी कॉपी बनेगी। सिमिलरली रेट्रोवायरस को हम ऐसा कर दें कि उसकी वजह से जो एनिमल को है कोई डिजीज ना हो, बट जो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने उसके साथ भेजा है वो डिवाइड करता रहे और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करता रहे, और अल्टीमेटली हमें जो अपना सबस्ट्रेट चाहिए वो हमें मिल जाए, ठीक है। सो ये हमारे वेक्टर्स हैं फॉर क्लोनिंग द जीन इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके अलावा हमने प्लाज्मिड और जो बैक्टीरियोफेज की बात की थी वो हम बेसिकली यूज करते हैं बेटा बैक्टीरियाज के लिए एज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड आर यूज एज वेक्टर फॉर द बैक्टीरिया। प्लांट के लिए क्वेश्चन आता है इस पे, प्लांट के लिए आप क्या यूज करते हो? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जिसमें एबिलिटी है टू ट्रांसफर इट्स पीस ऑफ डीएनए दैट इज टीडीएनए इनटू द प्लांट सेल, कन्वर्ट द प्लांट सेल इनटू द कैंसरस सेल, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि एनिमल सेल्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हो वेक्टर के तौर पे, तो आप कह सकते हो कि हम रेट्रोवायरस यूज कर सकते हैं, उनको हम डिसआर्म कर देंगे और फिर उनको हम यूज कर सकते हैं एज द वेक्टर एजेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सो हमने अच्छे से कर लिया कि हाउ वी सिलेक्ट द सिलेक्टेबल मार्कर को हम कैसे यूज करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ, मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के नहीं बना, ये सब हम कर चुके हैं बेटा। PBR 322 इसका ये जो आपका है पूरा डायग्राम ये आपको अच्छे से याद करना है। इसमें 8 रिकॉग्निशन साइट्स जो है वो बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये हो गई बात क्लियर, ये भी हो गया हमारा। और इसके अलावा फिर आपके हैं ऑफ कोर्स ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क है ये आपको करने हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेटा 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क के अंदर करने हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को थोड़ी बहुत इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर को समझने में कंफ्यूजन हुई होगी तो उसकी कंफ्यूजन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में दूर कर लेंगे। वैसे आई होप समझ आ ही गया होगा कि क्या चीज़ हमने ली थी, कहाँ पर हमने जीन इंसर्ट किया और कैसे कैसे उस सिलेक्टेबल मार्कर ने हमको बताया कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ORI साइट क्या होती है? दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो है एक प्लाज्मिड के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारा प्लाज्मिड है वो डिवाइड करेगा। और ORI जो है वही कंट्रोल करती है एक कॉपी नंबर को कि कितना जो है वो प्लाज्मिड डिवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरियोफेज की बात की थी हमने तो वो बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, बहुत सारे कॉपी नंबर बनाता है। वैसे अगर हम एक सिंपल प्लाज्मिड की बात करते हैं तो कुछ प्लाज्मिड 1 से 2 कॉपी नंबर है उनका, मतलब 1 से 2 बार ही डिवाइड करेंगे, इतना ही डिवीजन कर सकते हैं। कुछ है कि 15 से 100 कॉपी तक बना सकते हैं, वो हमने किया। फिर हमने किया था बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक, और फिर हमने किया था आपकी क्लोनिंग साइट, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, LECZ जीन क्या है, उसके अंदर इंसर्शनल एक्टिवेशन कैसे होती है, एंड देन द क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इनटू प्लांट्स एंड द एनिमल्स। फिर आपका है होमवर्क जो आपको करना है और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लेना, साथ साथ में NCERT भी पढ़ लेना, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, बाय।